गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। वार्म वेलकम टू योर न्यू सेशन। ये नया सेशन है आपका कोरोना महामारी के बीच में एक प्रयास कि कुछ ऑनलाइन हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाएं, जिससे चीज़ें कुछ व्यवस्थित हों, क्योंकि ये जो घड़ी है बहुत ही परीक्षा की घड़ी है। हर एक परेशान है, कोशिश कर रहा है कि कैसे और कब चीज़ें जो हैं वो सामान्य हो। नॉर्मल लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है। देखा आज के दिन में नॉर्मल लाइफ लग रहा है जो हम जीते थे, जो आज हम नहीं जी पा रहे हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा अपनी लाइफ को व्यवस्थित करें, एक दूसरे से जुड़े रहें। उससे आपका ही नहीं हमारा भी मनोबल जो है वो बढ़ेगा। तो इस तरह ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते फिर आगे इसी तरह असाइनमेंट्स और आपके जो टेस्ट वगैरह हैं वो होंगे, और ईश्वर से प्रार्थना है कि चीज़ें समय के साथ बेहतर होंगी। आशा ही तो जीवन है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब देखिए, हम जो पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप सुनते चले आए हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कैसे डायग्नोस्टिक टूल के फॉर्म में एक्सरेज, सभी ने नाम सुना होगा और सभी का कभी ना कभी पाला पड़ा होगा एक्सरेज से। इसी तरह अल्ट्रावायलेट किरणें जिससे सनबर्न्स होते हैं। देख रहे हैं इतने बाजार में मॉइस्चराइजर आ गए हैं जिसमें लिखा रहता है कि उसमें कितना सेफ्टी के लिए कि जिससे सनबर्न ना हो, वैल्यूज दी होती है उसमें, एसपीएफ वैल्यू एटसेट्रा। और कम्युनिकेशन का जो माध्यम है रेडियो और जो रडार वेव्स हैं, ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और सबसे बड़ी जो लाइट है, विजिबल लाइट, सुबह होता है प्रकाश होता है, फिर रात को अंधकार हो जाता है, तो ये लाइट, ये प्रकाश, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, जैसा कि नाम है इसका, इसमें दोनों किस्म की प्रॉपर्टी होती हैं। हम कैसे पढ़ेंगे, इसकी जरा कोर्स कंटेंट हम देखते हैं, एक आउटलाइन। पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विषय में इसका कुछ इतिहास, कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये जानना जरूरी है आज के दिन में। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी पैकेट्स, बियर-लैम्बर्ट लॉ, types of electronic transitions, important terminologies in UV visible spectroscopy, factors causing changes in UV visible spectrum, effect of conjugation on the position and intensity of UV visible bands, the effect of solvent on electronic transitions, the effect of pH on the UV visible absorption band. जब ये सब हम पढ़ेंगे तो इसी दौरान हम धीरे धीरे इसका इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे कि कैसे ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्यों नाम है ई एम लिख रखा है, कैपिटल ई कैपिटल एम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों है ऐसा नाम? सो नेम बिकॉज इट हैज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों ही इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो सिमल्टेनियसली दोलन ऑसिलेट करती हैं इन प्लेन्स which are mutually perpendicular to each other and to the direction of propagation through space. तो इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक है, इलेक्ट्रिकल वेव एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ड्यूअल नेचर है इसका, वेव नेचर भी है और पार्टिकुलेट नेचर भी है। फोटोन के फॉर्म्स में इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो कैसे इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, कैसे इसका विवरण करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब उसके अंदर क्या उसके खास फीचर्स होते हैं, किस तरह उसको बताया जा सकता है। जैसे हम जब अपने विषय में बताते हैं तो नेचुरली नेम ऑफ पेरेंट्स और
या एसोसिएशन, कौन से शहर से हैं, किस जगह पे रहते हैं, कौन सी गली मोहल्ले, तो उससे स्पेसिफिक जो है अंदाजा आ जाता है किस विषय में पढ़े हुए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डिस्क्राइब। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब हम डिस्क्राइब करना चाहें तो किन चीज़ों से डिस्क्राइब करते हैं, कैसे पता लगे कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्या ये यूवी है, क्या ये एक्सरे है, किस किस्म की है। तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ फीचर्स का जानना। तो देखें, इसकी जब खोज हुई 1800 में विलियम हर्शल ने, इंफ्रारेड में भी बताएंगे हम, कि उन्होंने प्रिज्म के थ्रू जो वाइट लाइट है वो स्कैटर होती है, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्ट होके स्प्लिट होती है। उन्होंने थर्मामीटर घुमाया, लाइट पास करी प्रिज्म के थ्रू, दूसरी तरफ उन्होंने क्या रखा, थर्मामीटर। तो ये ऊपर से नीचे घुमाया तो उन्होंने देखा जो लाल है, क्योंकि 7 कलर से मिली हुई है लाइट, विबग्योर, वायलेट इंडिगो, एक कोने में हमारा जो है वायलेट, दूसरे कोने में हमारा रेड। रेड के नीचे वाले हिस्से में लाइट जब स्प्लिट हुई है 7 कलर में, रेड के नीचे वाले वो हिस्से में जाके थर्मामीटर गर्म होने लगता है। यानी कि ये कुछ ऐसी तरंगे हैं जो ऐसा प्रभाव पैदा करती हैं जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और क्योंकि ये रेड के बियॉन्ड बिलो हैं तो इनको नाम दिया गया इंफ्रारेड। और इससे पहले ही मतलब दौरान इसी जॉन रिटर ने इन्होंने ये नोटिस करा कि इनविजिबल लाइट रेज जो हैं जो वायलेट के ऊपर हैं, उनसे अगर कुछ कंपाउंड बाहर रखें तो उसमें केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस कुछ इंड्यूस करती हैं, केमिकल रेस टाइप इनको कहा गया। और क्योंकि ये वायलेट के बियॉन्ड होती है, इनका नाम रखा गया अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का पार्ट है, रेडिएशन का पार्ट। पहला जो लिंक इनका मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कि इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वो 1845 में माइकल फैराडे, नियम पढ़ चुके होंगे आप में से कई लोग जो फेमिलियर हैं, फैराडेज लॉज। हाँ, इन्होंने नोटिस ये करा कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है वो ट्रैवलिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट रिस्पॉन्ड्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल दोनों ही गुण आ गए। 1807 में जेम्स मैक्सवेल ने ये बताया कि लाइट जो है वो खुद में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि उसमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइट जो रोज का प्रकाश है हमारा। हाँ, 1886 जो फिजिसिस्ट हेनरिक हर्ट्ज ने, उन्होंने एक खास उपकरण बनाया, एक एपरेटस बनाया जिससे उन्होंने डिटेक्ट करा रेडियो वेव्स को, जिसको आज के दिन में रेडियो वेव्स, क्यों, वो कम्युनिकेशन का माध्यम है। और इनकी जो यूनिट एक्सप्रेस करी वो हर्ट्ज। आप जब अक्सर सुनते होंगे कोई भी चैनल तो आप देखते होंगे उसमें फ्रीक्वेंसी लिखी होती है इतनी हर्ट्ज पे, उस पर अभी हम आएंगे कि इतने हर्ट्ज पे लगाइए तो ये वाला चैनल इसमें हर्ट्ज पे, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज पे डिस्क्राइब किया। 1895 में विलियम रॉन्जन ने एक नया किस्म का रेडिएशन नोटिस करा है। जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक इवैक्यूएटेड जिसमें से कि एयर निकाल दिया गया हो ऐसी ट्यूब में और हाई वोल्टेज लगाया गया, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा, एक्स रेज, नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट देम, एक्स अननोन, एक्स रेज। और ये पाया कि एक्स रेज जो है वो ट्रैवल करती हैं किस तरह, ह्यूमन बॉडी के थ्रू, लेकिन जहां कहीं उसमें डेंस मीडियम होता है जैसे कि बोन्स वगैरह, वहां वो रुक जाती हैं। और इस किस्म की ये एक्स रेज का धीरे धीरे बहुत प्रचलन बढ़ा डायग्नोस्टिक टूल के फॉर्म में। जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हड्डी टूटना इत्यादि, तो और अब तो और भी विकसित हो गया है, सीटी स्कैन वगैरह निकल गया है, तो जिससे कि अंदाजा आ जाए कि बॉडी के किस पार्ट में कहाँ कोई फ्रैक्चर हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए इसका बहुत आयत से इस्तेमाल है। 1900 में पॉल विलार्ड ने रेडियो एक्टिव एमिशन स्टडी कर रहे थे रेडियम का, उन्होंने एक और नए किस्म की रेडिएशन जो कि उन्होंने पाया कि रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा पार्टिकल से मिलती जुलती है, वो देखी। तो 1910 में क्या हुआ कि ब्रिटिश फिजिसिस्ट जो थे विलियम हेनरी ब्रैग, इन्होंने ये देखा कि नाम रखा इनका गामा रेज, और ये एक क्या है, किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये तो रही इसकी हमारी हिस्ट्री।
यानी कि इतना देखिए फैला हुआ है, विस्तृत, कितने किस्म की हमने देखा इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पर्टिकुलर नहीं है, उसमें कई एक रेडिएशंस हैं, कई एक किस्म की। एक तो प्रकाश है रोज का, एक प्रकाश के वायलेट से पहले का अल्ट्रावायलेट, उसके बाद का रेड से नीचे का इंफ्रारेड, और इनमें कैसे हम इनको डिस्क्राइब करें, कौन सी कैसी वेव है। तो डिस्क्राइब तीन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहली तो फ्रीक्वेंसी, दूसरी वेवलेंथ, और तीसरी फोटोन एनर्जी ई। फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम बता सकते हैं किस किस्म की वेव, वेवलेंथ की, क्योंकि देखिए यूवी की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग वेवलेंथ, उस यूवी के अंदर भी नियर यूवी, फार यूवी, मिडिल यूवी, अलग अलग उसकी फ्रीक्वेंसी, अलग अलग उनका वेव का लेंथ, इंफ्रारेड का अलग होगा, रेडियो वेव्स का अलग होगा, और अलग अलग उनकी एनर्जी, दे आर एसोसिएटेड विद एनर्जी। तो वेवलेंथ हम किसको कहेंगे? अब हम ये देखिए, वेव है यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं दो जो उठे हुए पहाड़ जैसे हैं, एक से दूसरे के बीच की दूरी को वेव लेंथ, या अगर उल्टे में देखें तो ये टब जैसे जो नीचे को बने हुए हैं, ये ऐसे नीचे वाला पोर्शन एक ही बात है, चाहे ऊपर के उठे हुए पहाड़ियों के, दो पहाड़ियों के बीच का ये फर्क, क्रेस्ट जिनको कहते हैं, या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो नीचे टब जैसे हैं, ट्रफ जिनको कहते हैं, distance between consecutive crests or troughs is known as wavelength, denoted by lambda. Lambda. Frequency इनकी 1 cycle per second is called as 1 hertz. तो जितनी साइकिल पर सेकेंड जो है वो क्या कहलाती है, यूनिट इनकी हर्ट्ज में, साइकिल पर सेकेंड। अब वेवलेंथ को हम मीटर्स में भी बता सकते हैं, वेवलेंथ को हम मिलीमीटर्स में भी बता सकते हैं। 1 मिलीमीटर यू ऑल नो इज इक्वल टू 10 to the power of -3। माइक्रोमीटर के फॉर्म में भी बता सकते हैं, या विच इज इक्वल टू 10 to the power of -6 मीटर्स, या नैनोमीटर के फॉर्म में भी बता सकते हैं, विच इज इक्वल टू 10 to the power of 9 मीटर्स, नैनोमीटर के फॉर्म में, nm। तो ये इसकी अलग अलग यूनिट्स हैं। अब ये देखिए, ये एक कंप्लीट साइकिल हो गई, एक कंप्लीट साइकिल, एक इसमें आ गया पूरा क्या, ये हिल जैसा, और एक आ गया ये बिलो, ये ट्रफ या टब जैसा गहरा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक साइकिल। और अगर ये पर सेकंड में एक साइकिल कवर हो तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 हर्ट्ज। 1 साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। 1 cycle per centimeter is equal to centimeter inverse. 1 centimeter inverse, let's see the relationship it has, it bears with hertz, क्योंकि ऐसे conversions होते हैं। So 1 centimeter अगर inverse, अगर हम frequency को ऐसे बताएं, तो that is equal to 29979245800 hertz, and vice versa, that itna hertz is equal to 1 centimeter inverse. That is our frequency in hertz and centimeter inverse. अब एनर्जी पैकेट्स जो हैं इसमें, एनर्जी क्वांटम, 1 क्वांटा ऑफ एनर्जी, 1 फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो किसके साथ होता है, वेवलेंथ के साथ, 1 फोटोन। अब फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी खुद में, ये फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि जितना ज्यादा वेवलेंथ उसकी उतनी कम फ्रीक्वेंसी, या वाइसी वर्सा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका उतना कम, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उतना कम वेवलेंथ। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो रख दिया यहाँ ये c, विच इज अ कांस्टेंट। c क्या है हमारा, 3 × 10 to the power of 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हमने देखा ना लाइट भी तो क्या है, रेडिएशन हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। So this nu is equal to c upon lambda. Frequency in hertz is equal to c upon lambda, where c is this value, 3 × 10 to the power of 10 centimeter per second, and lambda is wavelength in centimeter. अब एनर्जी पैकेट्स जो है, एनर्जी जो इससे एसोसिएटेड, इन तरंगों से एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो क्या है, E is equal to h into mu, या E एनर्जी is equal to प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसी वेव की, वो उसमें उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी, या जितना
ज्यादा वेवलेंथ होगा उतनी कम एनर्जी, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. As E is proportional to nu, that is our frequency, so E is equal to h into nu, where h is a Planck's constant and nu is the frequency, so E is equal to hc upon lambda. और ये एनर्जी है, एनर्जी पैकेट्स, फोटोन. हम देखेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सा दिखा रखा है. देखिए ये जो पूरे हिस्से में आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये देखिए हैं गामा रेज. गामा रेज में नीचे देखिए तो ये मीटर्स में है. ये मीटर्स में है. यहाँ पे आपको जैसे बताया ना, वेवलेंथ मीटर्स में है, नैनोमीटर में, किसी में भी हो सकता है, मिलीमीटर में. तो ये है 10 to the power of -16. और वहीं पे दूसरे कोने पे देखिए जहाँ रेडियो वेव्स हैं, ये है 10 to the power of 8. यानी कि ये इतनी ज्यादा इसकी वेवलेंथ. तो ऑटोमेटिकली आप क्या समझे, ज्यादा वेवलेंथ मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी उतनी ही कम, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं. ज्यादा वेवलेंथ का मतलब क्या है, एनर्जी उसमें उतनी ही कम. तो ये है रेडियो वेव्स का हाल. पर हम दूसरे हिस्से में जाएं यहाँ पे, तो इतनी कम इसकी वेवलेंथ 10 to the power of -16 गामा रेज, तो उतनी ही ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी 10 to the power of 24 हर्ट्स. ये हर्ट्स में है ऊपर, और ये यूनिट जो है ये मीटर्स में दे रखी है. अब देखिए इसकी कितनी ज्यादा एनर्जी है गामा रेज की, बहुत ज्यादा एनर्जी है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर. यानी कि उतनी ही इसकी क्या भी होगी, फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी बता रखी है. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही उसकी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, whereas wavelength and energy are inversely proportional. तो आइए, ये है गामा रेज, बहुत ही हाई एनर्जी. फिर ये है हमारी एक्स रेज, जो डेंस मीडियम बोन्स वगैरह को नहीं पेनिट्रेट कर सकती है. तो एक्स रेज हम इजीली उसमें देख सकते हैं कहाँ कुछ फ्रैक्चर है या कोई जो प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के अंदर. ये अल्ट्रावायलेट, ये वाला रीजन, ये रीजन में इतनी एनर्जी होती है कि इससे अभी हम देखेंगे क्या होते हैं. जब ये एनर्जी गिरती है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं. ये आ गई हमारी विजिबल वाली. एक कोने में वायलेट जो 7 रंगों की बनी हुई होती है, वाइट लाइट. तो दूसरे में रेड. रेड के इसके ऊपर ये पराबैंगनी है, अल्ट्रावायलेट, और इसके नीचे ये इंफ्रारेड. रेड के नीचे, जिससे कि हीटिंग इफेक्ट देखा गया. इससे तो देखा गया केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज मॉलिक्यूल से, इससे हीटिंग इफेक्ट. इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन यूज भी है इसका, हीटिंग करती है क्योंकि, और एनर्जी ऑटोमेटिकली इससे कम होगी. तो इंफ्रारेड की वजह से कोई अगर हम कंपाउंड के ऊपर ये पास करें कोई मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसमें इस किस्म से इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करेंगे, इतनी एनर्जी नहीं है उसमें, सिर्फ वाइब्रेशंस जो हैं वो हो जाएंगे. एक वाइब्रेशंस में चेंज होगा, वाइब्रेशन, रोटेशन. अब देखिए माइक्रोवेव, ये इसमें क्या है इसका, देखिए वेवलेंथ, वेवलेंथ इसका, ये नीचे वेवलेंथ है ना. अब वेवलेंथ ये -4, यहाँ -2, इससे ज्यादा मतलब एनर्जी इससे कम, माइक्रोवेव सबने सुन रखा है. फिर हमारी आ गई रेडियो वेव्स. अब हम पहुंच गए 10 से लेकर ये FM, AM, या एवरीवन इज फेमिलियर विद FMs, ये रेडियो वेव्स. तो इसमें इससे एसोसिएटेड जो है फ्रीक्वेंसी, ऑटोमेटिकली वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10 to the power of 8, इतनी कम हो गई. यहाँ तो इतनी ज्यादा थी ना, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो एनर्जी भी कम होगी. ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम है हमारी रेडियो वेव्स. इसी तरह लॉन्गर रेडियो वेव्स. तो ये पूरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें कि प्रकाश एक उसका छोटा सा हिस्सा है. प्रकाश, विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, विबग्योर ऐसे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, उससे आता ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विजिबल स्पेक्ट्रम. So we will be studying a small part in this. अब होता क्या है, देखिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, उसमें भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. क्या होता है इसमें, जब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रास्ते में क्या रख देते हैं कोई भी मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा ये रेडिएशन.
अब कितना वो एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें किस किस्म का स्ट्रक्चर है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, वही वाली एनर्जी अगर उस पर पड़े तो उसमें चेंजेस होंगे। इन अदर वर्ड्स हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या हो गई? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक हमारा जो है वो है simultaneous as the radiation falls on a molecule with the result उसमें जो चेंजेस हों उसके इंटरेक्शन से उसको जब रिकॉर्ड किया जाता है तो एक स्पेक्ट्रम मिलता है। इन दोनों का इंटरेक्शन, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंटरेक्शन है किसी भी, हम क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन जो होता है उसके जरिए से जो चेंजेस मॉलिक्यूल्स में होते हैं उसका जो रिकॉर्ड हमें मिलता है वो है उसकी स्टडी को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रा ऑफ अ कंपाउंड, रिस्पॉन्स ऑफ अ सब्सटेंस सब्जेक्टेड टू रेडिएशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड इट इज अ पावरफुल टूल फॉर केमिस्ट। किस चीज के लिए? स्ट्रक्चर। हमको बहुत सारी जानकारियां इससे मिलती है हमारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि जिस किस्म का रेडिएशन उस पर पड़ता है उसी किस्म के उसमें चेंजेस होते हैं। तो अब हमारा मॉलिक्यूल जो है, मान लीजिए वो इस किस्म का है कि मॉलिक्यूल के ऊपर हमने इथाइलिन है और हमने उसमें डाल दी रेडिएशन ऐसी कि जो रेडिएशन से उसमें कोई चेंजेस नहीं हो, तो नेचुरली उसमें किसी किस्म की रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा और कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, तो उस हमारा स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा। यानी कि क्योंकि वो फोटोन जो हमने डाला है, जो एनर्जी कॉरिस्पॉन्डिंग है, वो चेंजेस उस मॉलिक्यूल के अंदर है ही नहीं, तो जब वो चेंजेस होंगे तभी हमें स्पेक्ट्रम भी मिलता है। ठीक है, ये उसी तरह मान लीजिए आप कोई चीज़ की कुकिंग कर रहे हो ना, जैसे इन जनरल, ओके, अ वेरी क्रूड वे ऑफ टेलिंग, मान लीजिए हम लोग ने बनाया ओके मूंग की दाल एंड राजमा। अब मूंग की दाल जो है वो तुरंत बन जाती है, गल जाती है, लेकिन वही राजमा में कितना समय लगता है? तो उसमें क्योंकि उसको बहुत देर तक पकाना पड़ता है। इट इज़ अ वेरी क्रूड मेथड ऑफ टेलिंग यू। या अगर हम ईंट रख दें इसके ऊपर, गैस के ऊपर, वो तो नहीं पकेगी ना, लेकिन खाना तो पक जाता है। तो इसी तरह मॉलिक्यूल में होता है, वो मॉलिक्यूल में जब वो प्रॉपर रेडिएशन जो उसको चाहिए वो पड़ती हैं जिससे उसमें चेंजेस हो सकें, तभी हम इसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए रेडिएशन तो पड़ा, बस उस रेडिएशन को वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करता क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है जो उसको वो एब्जॉर्ब करे, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उसका? वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, देयर विल बी नो चेंज। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स रोटेट करते हैं, बॉन्ड्स उसके वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके मूव करते हैं, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एनर्जी ही इसमें गिरनी चाहिए, तभी मॉलिक्यूल में ये चेंजेस होंगे, रोटेशनल, वाइब्रेशनल या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलेगी। Absorption of energy occurs when radiation corresponds, as I have been telling you, to the right packet of energy. उस मॉलिक्यूल के अंदर चेंज कराने वाली एनर्जी पड़े तभी वो मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं। अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट। अब अगर, क्योंकि हम इसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब ये पढ़ती है तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, कहाँ से? एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जो फिल्ड है, बॉन्डिंग का मतलब ही है फिल्ड है, टू एन अनफिल्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, एनर्जी कितनी जरूरत है? 40 से 300 किलो कैलोरी पर मोल। तो इतनी एनर्जी उस मॉलिक्यूल पे पड़ेगी और उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि उसके वैलेंस शेल जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो वो करेंगे। एक ट्रांजिशन होगा, मूवमेंट होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग शेल। एज अ कॉन्सिक्वेंस कुछ रिस्पॉन्स आया ना उसमें, जो हम दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम के फॉर्म में रिकॉर्ड कर पाएंगे। एब्जॉर्प्शन हुआ है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एनर्जी एसोसिएटेड जो है यूवी में, तो जैसे बताया 40 से 300 किलो कैलोरी पर मोल, इंफ्रारेड में 1 से 10 किलो कैलोरी पर मोल, माइक्रोवेव में 10 टू द पावर ऑफ -4 किलो कैलोरी पर मोल, और रेडियो वेव्स में 10 टू द पावर ऑफ -6 किलो कैलोरी पर मोल। आप देख रहे हैं इसकी एनर्जी कितनी है, सबसे ज्यादा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं। इसकी एनर्जी कम है तो इसमें सिर्फ वाइब्रेशनल रोटेशनल चेंजेस ऐसे हो पाते हैं। ये है हमारी एनर्जी। अगर लेवल्स देखे जाएं, ये आ गया लोअर एनर्जी लेवल, यहाँ से मूव कर रहा है टू हायर एनर्जी लेवल, इनके बीच का डिफरेंस है डेल्टा ई। तो ये डेल्टा ई वाली एनर्जी पढ़नी चाहिए, तभी तो मूवमेंट होगा यहाँ से यहाँ। डेल्टा ए यानी कि E2 - E1 इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू H इंटू म्यू, वो राइट फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर पढ़नी चाहिए। तो एनर्जी हमारी कैसी है, देखिए ये इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, इस तरह
ये 800 से 400 नैनोमीटर ये हिस्सा है, उसके एक कोने में ब्लू है, इधर हमारा रेड है। फिर यहाँ आ गया हमारा 400 से 190 नियर अल्ट्रावायलेट, फिर 190 से भी नीचे 100 तक वैक्यूम अल्ट्रावायलेट। अभी हम देखेंगे इसमें हमारा जो यूजफुल वाला हिस्सा है वो कौन सा है, जो हमें मॉलिक्यूल के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। पर उससे पहले हम देखें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ रूल्स या कुछ लॉज या कुछ नियम या सिद्धांत जो देखे गए। बियर्स लॉ, पहला जर्मन मैथमेटिशियन 1852 में, 1852 में, या ऑगस्ट बियर, इन्होंने देखा जब रेडिएशन ये गिरती है कि कॉन्सेंट्रेशन एंड अब्जॉर्बेंस जितनी एब्जॉर्ब हो रही है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस मॉलिक्यूल के या उस सब्सटेंस के कहना चाहिए। लैम्बर्ट ने और भी पहले देख लिया था 1729 में, देखा तो खैर औरों ने भी था इससे पहले, पर 1729 में लैम्बर्ट्स ने ही इसको फर्दर आगे बढ़ाया कि जॉन हेनरिच, ये स्विस थे, कि एब्जॉर्बेंस इन्होंने देखा जब रेडिएशन पड़ती है किसी सब्सटेंस पे जो, तो वो कितनी एब्जॉर्ब होती है वो पाथ लेंथ पे निर्भर है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे इन दोनों को कंबाइन करके बियर लैम्बर्ट लॉ निकला दैट एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल सी। अब ये क्या है जो ई दिख रहा है यहाँ, ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, देखिए ये प्रोपोर्शनल इसके है लेंथ के, पाथ लेंथ प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्बेंस कॉन्सेंट्रेशन के, एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया रखा ये वैल्यू, जिसको हम कहते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट या मोलर एब्जॉर्बिविटी या हम इसको कहते हैं मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल के, हर एक का अलग अलग होता है अपना, हर एक कंपाउंड का एक्सटेंशन कोएफिशिएंट डिपेंड करता है कितना स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करे। तो जितना स्ट्रांगली वो एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को उतना ही ये हाई होगा, जितना कम तो उतना ही ये कम होगा। ए अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ बाय द सैंपल, ये क्योंकि जनरल उदाहरण है, पर्टिकुलर वेवलेंथ जो इस पे गिरे, एप्सिलॉन द मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, एल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट थ्रू द सॉल्यूशन, सी द कंसंट्रेशन। Therefore we can say epsilon E molar extension हमारे जो कोएफिशिएंट है is equal to A upon LC. Absorbance of light पर यूनिट पाथ लेंथ जो कि जनरली सेंटीमीटर्स में होती है एंड पर यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो कि जनरली मोल्स पर लीटर में होता है, ये हमारा हो गया मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, जो बहुत कुछ जानकारी देता है हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या एक्सटेंशन कोएफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्बिविटी, इट इज कांस्टेंट एंड आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि तभी जानकारी उससे मिलती है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है फॉर वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड एट अ गिवन वेवलेंथ, उसमें जो ट्रांजिशन हो रहे हैं। यूनिट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लीटर्स पर मोल पर सेंटीमीटर। सिंबल एप्सिलॉन क्या मेजर करता है कि कितने स्ट्रांगली कोई केमिकल स्पीशीज जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है लाइट को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। स्टैंडर्ड यूनिट जिनकी जो होती है वो होती है लीटर्स पर मोल पर सेंटीमीटर। ये एक फंडामेंटल यूनिट है जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यूज करी जाती है। एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल ए, ओके, पर्टिकुलर उसके लिए यूज करी जाती है, इज इक्वल टू ECL। यहाँ पे शायद क्या कर दिया, ECL। नाउ एब्जॉर्बेंस जो है इसकी कोई देखिए यूनिट नहीं होती है, मोलर एब्जॉर्बिविटी की तो होती है, इसकी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लॉग होता है। क्या लॉग होता है? It is calculated from a ratio of the intensity of light transmitted through the sample, जो transmit हो गई I, to the intensity of light transmitted through a blank। तो मतलब एक तरफ तो हम सैंपल रखते हैं एक ट्यूब में, दूसरे में हम क्या रखते हैं, ब्लैंक, जिसमें कुछ नहीं है, हमारा कोई कंपाउंड नहीं है। इन दोनों के थ्रू जो लाइट पास होती है उसका जो हमारा रेशियो होता है log I0/I, वो हमारी एब्जॉर्बेंस कहलाता है, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट इनटू C इनटू L। तो इसलिए रेशियो होने से कोई यूनिट नहीं होती, पर इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस क्या होते हैं इसके? लिमिटेशंस पहले तो डिविएशन होता है एब्जॉर्बिविटी में कोएफिशिएंट, अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई ले, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे लो लेना पड़ता है। Why? This is due to electrostatic interaction between molecules. Molecules क्योंकि electrostatic उनमें interaction होता है अगर concentrated sample हो, तो इसलिए deviation आ जाता है, इससे जो हमको मिलना चाहिए उससे deviation आ जाएगा। Due to particulates in the sample, उससे क्या हो जाती है, scattering, और कोई particulate होती है, कोई matter होती है, तो लाइट की scattering हो जाएगी। और अगर उस सैंपल में मान लीजिए फ्लोरेसेंस हो या फॉस्फोरेसेंस हो,
तो बियर-लैम्बर्ट लॉ फिर फॉलो नहीं हो पाता, लिमिटेशन है। चेंजेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट हाई एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे चेंज होता है, उससे भी ये फॉलो नहीं होता है, क्योंकि सब ये लाइट के ही वो नियम है इसमें। केमिकल इक्विलिब्रिया शिफ्ट्स एज अ फंक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रिया भी शिफ्ट हो जाता है ना, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है तो। नॉन मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन एब्जॉर्प्शन बैंड एंड स्ट्रे लाइट, ये सारे इसके जो है लिमिटेशंस हैं, इन जिनके अंदर कि हमारा बियर-लैम्बर्ट लॉ काम नहीं करता है। इसकी जो है लिनियरिटी वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों फेल करता है कॉन्सेंट्रेशन? क्योंकि इट इज लिमिटेड टू केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स। हायर कॉन्सेंट्रेशन प्रॉक्सिमिटी क्लोज होते हैं तो डिविएशन, और जैसा पहले बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है हायर हमारे कॉन्सेंट्रेशन में। तो इन सब का एक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि लेते हुए आइए हम आते हैं अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ये होती क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है मल्टीपल बॉन्ड्स या एरोमेटिक कॉन्जुगेशन जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो उसको स्टडी करने के लिए। यूवी रीजन जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि हमने कहा ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना जिससे इसको डिस्क्राइब करेंगे। क्या है वो पैरामीटर? वेवलेंथ, तो दूसरी क्या है? फ्रीक्वेंसी, तीसरी क्या है? एनर्जी। तो देखिए ये इसका वेवलेंथ का रीजन है, 1000 से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट या 100 से 400 नैनोमीटर। अब देखिए इसमें नियर, ये हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं नियर यूवी रीजन में, मिडल यूवी रीजन में, और इसके अलावा फार यूवी रीजन में। 3 हिस्सों में हम ब्रॉडली इसको बांट देते हैं। तो जो सबसे देखिए यहाँ 100 लिख रखा है, यहाँ खैर चलिए क्योंकि इसका यूज बहुत कम है, ये वाले जो 100 लिखा है 100 से 400 नैनोमीटर के बीच में। तो जो हमारा हिस्सा होता है मिडल वाला 300 से 200, वो तो हमारा मिडल वाला हो गया, और ये हमारा नियर वाला हो गया 400 से 300 नैनोमीटर, और फार वाला जो हो गया सबसे कम जिसकी है ये वेवलेंथ है 200 से 100, क्योंकि हमने चलिए 100 लिखा है या 10 नैनोमीटर, ये not of much use to us as we will soon be seeing. Amount of absorption by molecule depends on the wavelength of radiation and structure of the compound, कि क्या wavelength है और क्या structure है। Electrons in orbitals of lower energy are excited to orbitals of higher energy, इसीलिए यूवी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं दूसरे कोने में, किस तरह चेंजेस हुए। वेवलेंथ को किसके अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है? वेवलेंथ जो कि लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ था इसका, एंड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, इन दोनों को। तो एक तरफ हमारा वेवलेंथ आ जाएगा ए एक्स एक्सिस, दूसरी तरफ हमारा क्या आ जाएगा कि कितना उसमें कितना ज्यादा इंटेंस वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है अलोंग द वाई एक्सिस। इन दोनों के प्लॉट से हमें बहुत जानकारी मिलती है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे हम देखेंगे। तो कौन कौन से ट्रांजिशंस होते हैं ये, क्योंकि देखिए जब मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट बॉन्डिंग होगी, एटम्स कंबाइन करेंगे तो उससे हमारे मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिसमें फिलिंग होगी, कुछ अनफिल्ड होंगे कुछ फिल्ड होंगे। तो कैसे ट्रांजिशंस होंगे, तो देखते हैं हम इनकी एनर्जी। जैसा आप सबको मालूम है एल्केन्स वगैरह में होती है ना, देखिए सिग्मा बॉन्डिंग, एल्केन्स में सबसे कम एनर्जी आप देख रहे हैं, ये एनर्जी है रेड से, और ये हमारा है क्या एक्स एक्सिस में द डिफरेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ हम ये बॉन्ड्स दिखा रहे हैं, फिर ये इधर एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग। सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल। आपने पढ़ाई होगा ना एल्केन्स में तो रिएक्शन होते ही नहीं है सिग्मा, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, हेड ऑन ओवरलैप होगा, तो बहुत ही स्टेबल होंगे वो। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसमें ट्रांजिशंस ही जो हैं उसमें किस किस्म से होंगे हम देखेंगे। अब देखिए जब एक जो एटम है जब उसमें बनते हैं बॉन्ड बनते हैं, तो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें तो क्या आप कितने बनेंगे? 2 ही हमारे ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। ये वेव फंक्शंस के आधार पर बॉन्डिंग, जहां मैक्सिमम संभावना है इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की, कम एनर्जी। यहाँ देखिए कितनी ज्यादा, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही अनस्टेबल, एंटी बॉन्डिंग, तभी नाम ही एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग होगा सबसे कम एनर्जी। एल्केन्स कितने स्टेबल होते हैं आपने देखा ना, वो उसमें एडिशन वेडिशन कोई रिएक्शन नहीं होते, बहुत ही स्टेबल सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से। उसमें तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, वो भी फ्री रेडिकल बहुत मुश्किल से इंड्यूस करे जाते हैं फ्री रेडिकल्स में।
तो ये सिग्मा स्टार। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर सिग्मा से सिग्मा स्टार मूव करें तो ये इतनी एनर्जी चाहिए, देखिए इनकी इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि उतना ही कम वेवलेंथ। इसलिए मैंने बोला ना कम वेवलेंथ वाला रीजन हमारे बहुत यूज में नहीं होता है, जो हमने देखा ना 10 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 180 नैनोमीटर। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार कम वेवलेंथ क्योंकि ज़्यादा एनर्जी। अब आप चले जाएं अगले, सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाई नहीं हो, मॉलिक्यूल नहीं बन सका तो ऑफ कोर्स बॉन्डिंग तो फर्दर होगी। जैसे जब बनता है C2H4, पहले सिग्मा बॉन्ड बने, इधर भी 2 हाइड्रोजन थे कार्बन के, दूसरी तरफ भी 2 हाइड्रोजन, तो सिग्मा बॉन्ड बने, लेकिन उसमें वैलेंसी ऑक्टेट तो उसका पूरा नहीं हो पाया। इनर्ट गैस को वो कोशिश कर रहा है इमिटेट करने की, तो ऑक्टेट कैसे पूरा हुआ? फिर मजबूरी में कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों ने झुक करके आपस में बॉन्ड बनाया अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, पाई बॉन्ड, लैटरल ओवरलैपिंग। अब ये झुक के बनाया, स्ट्रेन में है, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसीलिए वीक बॉन्ड भी है। देख रहे हैं इसके कंपैरिजन में एनर्जी भी ज्यादा है। पाई होगा, पाई बॉन्ड जब बनेगा 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बना है, 2 p ऑर्बिटल, तो जितने कंबाइन करते हैं उससे इतने ही हमारे एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे, मतलब उतनी हमारी टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग, दूसरा बन गया पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। देख रहे हैं, बॉन्डिंग एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा। जब पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो पाई से पाई स्टार, देखिए सिग्मा से सिग्मा स्टार के कंपैरिजन में कितनी कम एनर्जी चाहिए। ये एग्जैक्ट यूवी वाला रीजन जो होता है मेन, उसमें ही फॉल करती है। बहुत इजीली ये ट्रांजिशंस होते हैं पाई टू पाई स्टार, बहुत सक्सेसफुल ट्रांजिशंस। अब आ जाए हम सिग्मा, ये सिग्मा पाई है तो पाई स्टार भी होगा। सिग्मा टू पाई स्टार बड़ी कठिन स्थिति है। सिग्मा इतनी कम एनर्जी, अलग शेप, पाई वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, इन अ वेरी क्रूड फॉर्म यू कैन से। ये ट्रांजिशंस जो है ना बहुत अलाउड नहीं होते हैं सिलेक्शन रूल्स के हिसाब से, क्योंकि अलग ही हैं ढांचा, स्वरूप, वेव फंक्शंस के हिसाब से। वेव फंक्शन, वेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई हमने चौकोर पीस है, चौकोर, तो वो चौकोर खांचे में फिट है, हमने उसको इस तरह ऊपर को उछाला और कोशिश करा कि ऊपर जो है वो चौकोर पीस वो गोल एक सर्कल है उसके अंदर फिट हो जाए। इट वॉन्ट फिट, वो तो चौकोर है ना। इट इज अ वेरी क्रूड वे ऑफ टेलिंग यू, ओके स्टूडेंट्स, बट सिमेट्री फॉरबिडन, सिलेक्शन रूल्स नहीं अलाउ करते हैं, यूजफुल ट्रांजिशंस नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। सिग्मा टू पाई स्टार तो हम ये पढ़ेंगे भी नहीं इसमें। वैसे ही पाई टू सिग्मा स्टार, अलग स्वरूप पाई का, सिग्मा स्टार का बिल्कुल ही अलग। पाई से पाई स्टार तो कॉरेस्पॉन्डिंग होता है ना, दोनों एक किस्म के एटॉमिक ऑर्बिटल से बने हुए हैं, पर अब यहाँ पे जब ये बना ये दोनों अलग ही स्वरूप है। जैसा मैंने बताया पहले क्रूड एग्जाम्पल लेके, सिमेट्री एंड सिलेक्शन रूल से फॉरबिडन। Now, so not happening. Now coming to this third type, ये कौन सा है? नॉन बॉन्डिंग, सबसे आराम से बैठा है, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि ऑलरेडी पेयर्ड हैं, निश्चिंतता से बैठे हैं, इनमें पेयरिंग इनको नहीं चाहिए, लेकिन इनके फलस्वरूप ही ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है उस मॉलिक्यूल का। नॉन बॉन्डिंग, आप देख रहे हैं बॉन्डिंग ही नहीं है तो एनर्जी भी, क्योंकि बॉन्डिंग होती है इसलिए ना एनर्जी को लोअर करने की, तो सिग्मा सबसे कम, फिर पाई, फिर नॉन बॉन्डिंग उसकी सबसे ज्यादा। तो एन से जो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव कर सकते हैं कहाँ? टू सिग्मा स्टार। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट ट्रांजिशन वंस अगेन, बट डज अकर। एनर्जी इतनी चाहिए होती है, लेकिन डिफिकल्ट ट्रांजिशन है तो एब्जॉर्बेंस जो है उतनी नहीं होगी, तो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, क्योंकि वो बताता है ना कितने एब्जॉर्ब कर रहा है मॉलिक्यूल, तो वो कम होगा इसका। हाँ ऑफ कोर्स वेवलेंथ जो है एनर्जी इसके एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार, इसमें इसकी कम है, हम देख ही रहे हैं। तो एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ तो ज्यादा होगा इसका। हम कार्बोनाइल्स में देखेंगे, कार्बोनाइल्स में हम ये भी देखेंगे।
ये वाले बहुत कॉमन होते हैं। इनफैक्ट ये वाले जो हैं सिग्मा स्टार और रेन, अगर खाली टोटली इन पे फोकस करें तो वो अल्कोहल टाइप यूनिट में, क्योंकि CH3OH हेट्रो एटम है ना, ओ ऑक्सीजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और टोटल उसमें सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो सिग्मा से कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार होगा, लोन पेयर से कॉरेस्पॉन्डिंग ये N है जो नॉन बॉन्डिंग है, तो N2 सिग्मा स्टार उसमें देखे जाएंगे। अब ये आ गए, ये तो हम देख चुके हैं पाई टू पाई स्टार। देन कमिंग टू N टू पाई स्टार। अब आप देखिए N टू पाई स्टार, N टू पाई स्टार जैसे यहाँ बताया, ये तो हम जनरली अगर खाली इसी में फोकस करना चाहे तो वो तो हमारे इसमें होंगे CH3OH, CH3NH2, जहाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा स्टार होगा, और हेट्रो एटम है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कार्बोनाइल टाइप की स्पीशी में, कार्बोनाइल कार्बन डबल बॉन्ड हो तो पाई बॉन्ड होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पाई स्टार भी होगा, और ऑक्सीजन है तो लोन पेयर भी होगा। तो कार्बोनाइल के ट्रांजिशन लगभग 280 nm पे देखे जाते हैं, नैनोमीटर वेवलेंथ। हम देखिए स्ट्रक्चर के बारे में बताने लग गया ना हमें, वेवलेंथ एनर्जी बताने लग गई ना हमें स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे कम एनर्जी चाहिए, सबसे कम एनर्जी पर इनका मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी उतनी नहीं होती जैसे कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में है। तो हम देखेंगे कितनी किस्म के हमारी ट्रांजिशंस हो पाते हैं, एक एक करके देखें। पहले देखा हमने सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार कितनी एनर्जी चाहिए देखिए। सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब टोटली सिंगल बॉन्ड्स इन अ बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल, वो एक्साइट होता है कहाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी रिक्वायर्ड है लार्ज, वेवलेंथ शॉर्ट, देख लिया हमने। कहाँ होगा, एल्केन्स, मीथेन, मीथेन का देखिए लैम्डा मैक्स जो आ रहा है एब्जॉर्प्शन मैक्स एट 125 nm। स्टडी डन इन वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, बताया ना आपको क्यों, क्योंकि इस रेंज पे क्या होता है ना, अगर एयर वैक्यूम नहीं होगा हमारे इंस्ट्रूमेंट में तो एयर भी के ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज वाई वैक्यूम अल्ट्रावायलेट। तो ये टिपिकल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा का रीजन देखा जाए तो वैसे नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ इतना कम है, हाई एनर्जी चाहिए ना इसके लिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। नाउ कमिंग टू N टू सिग्मा स्टार, जैसे मैंने बताया हेट्रो एटम होगा तो N होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल बॉन्ड सारे होंगे तो ऑटोमेटिकली सिग्मा होगा तो सिग्मा स्टार होगा, जैसे कि हेलाइड्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, और ऑफ कोर्स उसके बाद फिर हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स जिसमें दोनों किस्म के होंगे। अगर एक्सक्लूसिवली ये देखना चाहें तो N2 सिग्मा स्टार। एल्डिहाइड्स वगैरह में तो सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि CH3CHO है तो सिग्मा बॉन्ड भी होगा तो सिग्मा स्टार भी होगा, और CHO है तो पाई बॉन्ड भी होगा तो पाई स्टार भी होगा, और CHO है तो हेट्रो एटम है तो N तो होगा ही। तो इस तरह इनमें भी देखे जाते हैं कीटोन्स अमीन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में ये होंगे ट्रांजिशंस N टू सिग्मा स्टार। कम एनर्जी चाहिए, हम देख रहे हैं ना इनमें कम एनर्जी चाहिए, N टू सिग्मा स्टार। देखिए ये तो था हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फार यूवी में करा हमने, कितनी उसके लिए कम वेवलेंथ हमें 125 नैनोमीटर। अब इसके लिए हम देखेंगे कितना, इसके लिए तो देखिए एनर्जी कम चाहिए तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। देखें कहाँ आ गया ये हमारा N टू सिग्मा स्टार 150, वो था 125, ये 150 से 250 nm, ज्यादा वेवलेंथ मतलब क्योंकि एनर्जी हमने देखा सिग्मा से सिग्मा स्टार के हिसाब से कम चाहिए। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं वो कमी है। अब देखिए वाटर रखा, हेट्रो एटम है HOH, चलिए हम तो ज्यादा इंटरेस्टेड ऑर्गेनिक में है, 167 nm। उसके बाद हमने रख दिया मिथाइल अल्कोहल, यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने वाटर का H जो है वो रिप्लेस कर दिया CH3 से, तो N तो रहे, सारे सिग्मा तो बॉन्ड्स हैं इसमें। CH3OH 174 nm, मिथाइल क्लोराइड 169, वहीं पे मिथाइल आयोडाइड 258, मतलब इसमें और कम एनर्जी चाहिए। देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है, क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडाइड के वनस्पत क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसमें ट्रांजिशन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब वेवलेंथ कम एज कंपेयर टू मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल क्लोराइड में ज्यादा एनर्जी तो वेवलेंथ कम 169, मिथाइल आयोडाइड में कम एनर्जी तो वेवलेंथ 258। इसको हम कोरिलेट इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कर सकते हैं। सारे ट्रांजिशन आप देख रहे हैं, सारे इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सारे क्या है इसमें N है, मतलब लोन पेयर है, तो ये N टू सिग्मा स्टार हमारे ट्रांजिशन हो रहे हैं। अब आए हम द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस, दैट इज पाई टू पाई स्टार, जिसको के बैंड भी कहते हैं, कॉन्जुगेशन ट्रांजिशन अवेलेबल इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि एल्कीन्स में, एरोमेटिक्स में। एब्जॉर्प्शन लगभग 170 से 190, देखिए कितना मूव कर गए इन व्हाट टाइप्स, अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन्स। अब जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा ना तो हमारा वेवलेंथ
जो है, क्योंकि मान लीजिए दो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, एक यहाँ है। अब कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो इनके बीच में अनेकों और ऑर्बिटल्स ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस होगा तो ऑटोमेटिकली फिर दो ऑर्बिटल्स के बीच की डिस्टेंस घट जाएगी। डिस्टेंस घट जाएगी तो इसका मतलब एनर्जी कम चाहिएगी, मतलब वेवलेंथ बढ़ जाएगा। नॉर्मली गिव मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज बिटवीन 1000 एंड 10,000। अब आप देखिए मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एब्जॉर्बेंस अब जो हो रही है ना ज्यादा, क्योंकि ये सटीक जैसे मैंने कहा उसी रीजन में बैठता है, यूवी वाले हमारे रीजन में ट्रांजिशंस बहुत इजीली, क्योंकि मैचिंग है ना, दोनों चीजें मैचिंग है, तो एज अ रिजल्ट वो हो जाते हैं, मैच कर रहा है तो वो हो जाते हैं, उतनी एनर्जी पैकेट्स जो इसको चाहिए वो मिल रही है, तो इजीली ये ट्रांजिशंस हो जाएंगे। N to pi स्टार, R बैंड इसको कहते हैं। ये ज्यादातर एब्जॉर्प्शंस जो हैं इन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हेटेरोएटम टू द पाई स्टार, तो ये कहाँ होंगे, हमारे कार्बोनाइल्स वगैरह में, जहाँ पाई बॉन्ड भी है और जहाँ ऑक्सीजन की वजह से हेटेरोएटम भी है। और जैसा हमने इससे पहले देखा, इसमें सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है, N to pi स्टार, सबसे कम एनर्जी N to pi स्टार। एब्जॉर्प्शन पीक्स नेचुरली कम एनर्जी तो वेवलेंथ ज्यादा 280 नैनोमीटर। ट्रांजिशन नीड एन अनसैचुरेटेड ग्रुप, क्योंकि अनसैचुरेटेड होगा ना तभी तो पाई स्टार बनेगा, पाई होगा तो टू प्रोवाइड द पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ट्रांजिशन तो हो रहा है, वेवलेंथ एनर्जी कम है, लेकिन इसकी जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट जो है वो कम होता है, 10 से 100 लीटर्स पर मोल पर सेंटीमीटर। इससे हम पहले हमने देखा पाई टू पाई स्टार में तो कितना अच्छा हो रहा था, 1000 से 10,000, क्योंकि ये सटीक उस रीजन में इजिली टेक्स प्लेस। पाई से कॉरेस्पॉन्डिंग पाई स्टार है, सिमेट्री रूल से टोटली अलाउड, ये सिमेट्री फॉरबिडन। तो लो इंटेंसिटी, क्योंकि आपको क्रूड फॉर्म में मैंने बताया ना, एन कुछ अलग किस्म का, मान लीजिए ये चौकोर है और ये गोल है, तो ये ट्रांजिशंस में दिक्कत है। अ वेरी क्रूड वे ऑफ जस्ट एक्सप्लेनिंग, वैसे बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है सारे वेव फंक्शंस के आधार पे, तो सिलेक्शन रूल्स हैं कुछ जिस बेसिस पर हम कहते हैं कि ट्रांजिशंस चेंज इन द स्पिन स्टेट, क्या चीज नहीं अलाउड है। सिंगलेट टू सिंगलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट तो अलाउड हैं, लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट और ट्रिपलेट से सिंगलेट ये हम कहते हैं फॉरबिडन। एस सिंगलेट टी ट्रिपलेट। क्या होता है सिंगलेट स्टेट ना, जब सिंगलेट स्टेट जब होता है जब हमारे पास बिल्कुल भी अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड नहीं है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन ये दोनों है ना, एक देखिए प्लस हाफ, दूसरा क्या है माइनस हाफ, एक हमारे ऑर्बिटल में ये दोनों, तो ये क्या है सिंगलेट स्टेट। ट्रिपलेट जो है अनपेयर्ड, जैसे दो यहाँ थे ऐसे यहाँ भी हैं, एक्साइटेड में दिखा रखा है ये है, तो एक्साइटेड ये यहाँ पे देखिए ये सिंगलेट का, ये ना सिंगलेट था, अभी एक्साइट जब हुआ ना सिंगलेट, तो जैसे था वैसे ही एक्साइट भी होगा, एक प्लस हाफ था तो प्लस हाफ, दूसरा माइनस हाफ था तो माइनस हाफ। ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स आर स्पिन पेयर्ड, इसको कहते हैं क्या सिंगलेट स्टेट, क्योंकि इसके लिए एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है स्पेस में। अब ट्रिपलेट स्टेट में तीन पॉसिबल ओरिएंटेशंस होते हैं। ट्रिपलेट स्टेट कौन सा होता है, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन्स जो है हमारे स्पिन ये हुए, ये इनके ये इसका है प्लस हाफ, ये स्पिन करा माइनस हाफ, हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन, जब वो हमारे क्या होते हैं अनपेयर्ड, ये पैरेलल, तो हमारा हो गया ये ट्रिपलेट स्टेट। तो इसमें तीन पॉसिबल ओरिएंटेशन होते हैं, इसका तो एक ही पॉसिबल, ये बधे हुए हैं ना एक ही पॉसिबल होते हैं, इसके तो तीन होते हैं, वो दोनों ऊपर ऐसे भी, या ये नीचे की डायरेक्शन में चले जाए, ये इस तरह रहे, तो तीन पॉसिबल इसके ओरिएंटेशंस होते हैं इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। तो ट्रिपलेट और सिंगलेट इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर, जब पेयर्ड हों तो सिंगलेट, और जब अनपेयर्ड ऐसे अलग अलग एक हों और पैरेलल स्पिन हो तो ट्रिपलेट। और देखें अगर हम कैसे इनको फर्दर बताएं कि अनपेयर्ड जो जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंगलेट और ट्रिपलेट दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके ये नाम कहाँ से आया ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से आया, जो हम कैलकुलेट शायद आप लोग जानते भी होंगे, पढ़ भी चुके होंगे, 2s+1। एस हमारे टोटल स्पिन है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट है उसमें, मतलब तो नेचुरली दो इलेक्ट्रॉन्स जैसे, तो उसका जो टोटल स्पिन है, all the electrons that aren't paired. Now let us see if two paired electrons, 2s+1, 2s spin एक माइनस हाफ, एक
प्लस हाफ प्लस 1, तो क्या आ गया, माइनस हाफ प्लस हाफ तो 0 इंटू 2 0, तो वैल्यू क्या आ गई 1, अ सिंगलेट स्टेट निकल गए हमारे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो है उसका ये सिंगलेट स्टेट है, दो, और ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो उसका ये सिंगलेट स्टेट है। 2s+1 से निकाला, वैल्यू आई 1। टू अन, ये स्पिन की मल्टीप्लिसिटी बता रहा है। टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ओरिएंटेशंस उसके हो जाएंगे 3। कैसे 2s+1, अब ये s ये तो दोनों पैरेलल है ना, तो ये भी प्लस हाफ है, ये भी प्लस हाफ है, तो क्या आ जाएगा, हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 2, 2 2 1 2 प्लस 1 3, ये ट्रिपलेट स्टेट। तो स्पिन की मल्टीप्लिसिटी 2s+1 से। अब हुन्स नियम के हिसाब से हमें मालूम ही है कि ट्रिपलेट कन्फिग्रेशन जो है लोअर होगी एनर्जी में, क्योंकि अनपेयर्ड यहाँ है ये इलेक्ट्रॉन्स, and it is favored over a state with those same electrons paired up. Triplet state therefore is said it is more stable. Now coming to the transition energies, जो हम देख रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं, तो अगर वहां पे कॉन्जुगेशन हो जाए, कॉन्जुगेशन, ठीक है, जैसे कि ब्यूटाडाइन में, तो कितने बन गए, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन 1 2 3 4, 4 उसमें कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, तो पाई ऑर्बिटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, उसमें स्प्लिट हो जाएंगे। इथीन में तो एक ही डबल बॉन्ड है, तो इथीन का देखिए, इथीन एक होगा यहाँ पाए, तो ऊपर होगा इथाइलिन में ये पाई स्टार, यहाँ पे पाई स्टार, ये एनर्जी। अब वहीं पे जब 4 कार्बन ब्यूटाडाइन, 2 डबल बॉन्ड, तो हमारे पाए जो बन गए बॉन्ड्स वो कितने हैं, हमारे पाई बॉन्ड्स 2 हैं। कैसे बने 2, 1 2 3 4, 4 हमारे कार्बन्स थे। हर कार्बन में जो पाई बॉन्ड बनाता है वो कौन सा होता है, पी ऑर्बिटल है। तो इथाइलिन के केस में तो एक पी ऑर्बिटल ये, एक पी ऑर्बिटल ये, 2, लेकिन अब 2 कार्बन और आ गए, तो एक डबल बॉन्ड इन 2 के बीच में बना, एक डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में बना, मतलब टोटल हमारे ये पी ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 4। ब्यूटा 4 कार्बन, डाइइन 1 3 डाइइन, तो कितने ब्यूटा, ये 4 कार्बन लगाइए, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, हर एक में जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो किससे बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, क्योंकि अनसैचुरेशन है, तो वो हमारा एक एक पी ऑर्बिटल हर एक में खाली है, ये खाली है, ये खाली है, तो ये पी ऑर्बिटल ये 2 आपस में ओवरलैप करेंगे, एक डबल बॉन्ड बन गया, ये 2 आपस में ओवरलैप करेंगे, एक और डबल बॉन्ड, तो ब्यूटाडाइन हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ऑक्टेट सारे कार्बन्स का कंप्लीट, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक एक हर में क्या है, पाई बॉन्ड। अब क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 4 कार्बन ब्यूटा, 4 ऐसे हमारे पी ऑर्बिटल्स हैं, 4 पी ऑर्बिटल कंबाइन करके हमें जितने कंबाइन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो इथाइलिन के केस में तो 2 ही हमारे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 ही हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड एक है, 2 कार्बन्स के बीच में है, तो दोनों कार्बन का एक एक, एक ये 2 पी ऑर्बिटल कंबाइन करें, जितनी कंबाइन करें उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, तो उसमें बनेगा एक पाई, दूसरा ये पाई स्टार। लेकिन हमारे ब्यूटाडाइन के केस में 4 कंबाइन करें, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें, तो 4 ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए आप बन गए ये psi1 psi2 psi3 psi4 है, या 1 2 3 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें, 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए चारों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप देख रहे हैं इथाइलिन के केस में तो एनर्जी यहां से यहां तक इतनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे। लेकिन ब्यूटाडाइन में क्या होगा, क्योंकि 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ब्यूटाडाइन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइन मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहां लगे हुए होंगे 2 हाइड्रोजन, यहां भी लगे होंगे 2 हाइड्रोजन, और यहां एक बन गया पाई बॉन्ड, यहां भी एक बन गया पाई बॉन्ड।
तो सारे कार्बन्स की इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो गई। अब आप देखिए पाई से पाई स्टार सिर्फ इथाइलिन में जो होता है, लेकिन इस केस में उसके बीच में इतने सारे ऑर्बिटल्स बन गए क्योंकि कॉन्जुगेशन हो गया। डाइईन कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड, दिस इज कॉन्जुगेशन। सो क्या हो गया, हमारे 4 ये बन गए। तो नाम इसका कैसे, ये देखिए सबसे कम एनर्जी का होगा। सबसे कम एनर्जी का क्यों होगा, जब सारे काले काले आपको लोब्स दिख रहे हैं ये एक तरफ है, एक तरफ मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना सबसे ज्यादा। अगर ऑपोजिट वाइट जो नीचे दिख रहा है इसको हम अगर प्लस से बताएं साइन में के, ये माइनस, अगर ये दोनों ये उलट जाता तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं होती, तो उसके बीच में आ जाता है एक नोड, वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। जैसे कि इसके और इसके बीच में आया है ये ब्लैक पोर्शन और ये व्हाइट, ये नोड है ना, देखिए यहाँ। तो अब देखिए यहाँ तो सारे प्लस 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 एक ही डायरेक्शन में, सारे ब्लैक वाले। सबसे कम एनर्जी होगी इसकी क्योंकि सबसे ज्यादा संभावना है इस वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। फिर दूसरे ढंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे हो सकता है कि ये दो तो एक तरफ है प्लस प्लस और ये दो उलट गए, इसमें ये दोनों हो गए माइनस माइनस। अब क्या होगा, ये प्लस और माइनस इसके बीच में, ये ब्लैक है और ये व्हाइट, इसके बीच में यहाँ जो लाइन हम खींचेंगे उसको हम कहेंगे ये नोड आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि एक तो प्लस है वेव फंक्शन इसका, इसका माइनस है, ये वेव फंक्शन कैंसलिंग ईच अदर, ये सारे सेम वेव फंक्शंस हैं, ऊपर सारे प्लस नीचे सारे माइनस। तो एक नोड आ गया, जितने ज्यादा नोड होंगे उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होती चली जाएगी उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो इसकी साई 1 कह सकते हैं, या फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा सेकंड की। 4 क्योंकि कंबाइन करें हैं ना एटॉमिक ऑर्बिटल, तो 4 ही बनेंगे। फिर आ गया साई 3, फिर आ गया साई 4। अब देखिए 3 में क्या होगा, अब यहाँ और यहाँ ये काला था तो अब ये पलट गया, मतलब ये आ गया प्लस माइनस, पर ये ऐसे ही रहा माइनस, और इस माइनस से क्योंकि ये ओवरलैप कर पाए यहाँ भी माइनस। तो अब हम देखें तो नोड्स कितने आ गए, यहाँ तो एक ही नोड था ना, काले और सफेद, जहाँ दो रंग ये फर्क है इनके बीच का एक नोड जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं है। यहाँ प्लस और माइनस, इसके बीच में तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं यहाँ, तो यहाँ बॉन्ड नहीं बन सकता है। ऐसे ही इसके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ भी एक नोड आ गया, तो यहाँ एक ही नोड था, यहाँ आ गए हमारे कितने नोड, 2 नोड्स, तो इसकी एनर्जी साई 3 की साई 2 से ज्यादा। और क्योंकि ये दोनों देखिए प्लस प्लस, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना है सब, पर इसके कंपैरिजन में तो कम है, और इसके कंपैरिजन में और भी कम है क्योंकि इसमें सारे प्लस प्लस एक साइड थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो सारे प्लसेस यहाँ इकट्ठे उससे हो गए। यहाँ नोड आ गया एक, यहाँ नोड आ गए कितने, 1 2, तो इसकी एनर्जी और ज्यादा। और यहाँ तो देखिए प्लस, फिर ये व्हाइट को अगर हम माने माइनस, देन प्लस देन माइनस, यहाँ एक नोड, यहाँ 2 नोड, यहाँ 3 नोड। जितने ज्यादा नोड्स उतनी ही वो अनस्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी, तो साई 4 की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। अब आप देख रहे हैं साई 1 साई 2, अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ब्यूटाडाइन में, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2 तो यहाँ प्रेजेंट होंगे, ये 2, और 2 यहाँ होंगे साई 2 में। अब जब इसको एक्साइट किया जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजीली कहाँ जंप कर सकते हैं, टू साई 3, कहाँ कूदेंगे, यहाँ से इधर कूदेंगे। और अब इथाइलिन में कहाँ से कहाँ जंप करते, मूवमेंट होता है यहाँ से यहाँ, कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती क्योंकि 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इस केस में कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर वो एक्साइट हुए तो फिर मूव करने लगे। ये जहाँ से मैंने लिया है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, तो वहाँ ये अभी पेयर्ड नहीं है, तो इट इज एक्चुअली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही 2 यहाँ पे, फिर ये मूवमेंट होता हुआ फिर क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। यहाँ से मूव करेगा कहाँ जाएगा, साई 3 में, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी में। पर देखिए डिस्टेंस कितना कम हो गया है ना, बॉन्डिंग, ये दोनों नीचे के 2 कहलाएंगे बॉन्डिंग क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है, 2 तो पाई बॉन्ड है ब्यूटाडाइन में, तो ये दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग ये 3 और 4 जो हैं ये एंटी बॉन्डिंग, तो 2 बॉन्डिंग
और 2 एंटी बॉन्डिंग, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, जिसमें 2 बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ अ लोअर एनर्जी, दीज 2 ऑफ अ एंटी बॉन्डिंग ऑफ अ हायर एनर्जी। लेकिन ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच का तो एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी डिफरेंस घट गया, तो ये ट्रांजिशन कॉन्जुगेशन की वजह से इजिली हो जाएंगे। कम एनर्जी चाहिए, दैट इज एट अ हायर, कम एनर्जी का मतलब वेवलेंथ हाई, कम एनर्जी का मतलब कम फ्रीक्वेंसी बट हायर वेवलेंथ, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम देखेंगे, देखिए 4 ऑर्बिटल्स इसमें हो जाते हैं, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम psi 2 to psi 3 इज वन ऑफ वेरी लो एनर्जी है। अब इथाइलिन के लिए देखिए जो एनर्जी है पाई टू पाई स्टार में है, यहाँ पाई टू पाई स्टार करके, अब हम इसको मैंने बताया ना पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 करके भी बता सकते हैं। तो इथाइलिन में तो 2 ही होंगे, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, तो पाई टू पाई स्टार के लिए वेवलेंथ जो दिखेगा वो क्या है 171 nm। और अगर वहीं पे हमें लैम्डा मैक्स जो मिला, कितना बढ़ गया है देखिए 171 से लेके, ये क्या है कम एनर्जी यानी कि ज्यादा वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स मिलेगा 217 नैनोमीटर। तो आप देख रहे हैं किस तरह स्ट्रक्चर निकालने में हमारा सहायक है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो टुडे वी विल कंटिन्यू इट। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिर्फ एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जाना इसका इतिहास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक दोनों नेचर, दोनों किस्म का, हाँ, और ड्यूअल बिहेवियर, बिकॉज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, एनर्जी से एसोसिएटेड कुछ पैरामीटर्स हैं जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्क्राइब करते हैं। वो क्या हैं? वो पैरामीटर्स हमारे हैं इनका वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी और इसकी एनर्जी। वेवलेंथ के हिसाब से हमें पता लगता है कि वो कौन से हिस्से का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी उसकी कम एनर्जी, जैसे कि रेडियो वेव्स के केस में, या कह सकते हैं जितना कम वेवलेंथ उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी, जैसे कि हम गामा रेस के केस में कह सकते हैं। हम इसमें देखेंगे ये प्रकाश जो है, ये लाइट जो है, ये कॉरिस्पॉन्ड जो करती है इस हिस्से से करती है, इसके नीचे जो है ये इंफ्रारेड, वेवलेंथ बढ़ता चला जा रहा है, तो इससे सिर्फ वाइब्रेशंस होंगे। वायलेट से पहले वेवलेंथ घट रहा है, यानी कि एनर्जी बढ़ रही है। ये एनर्जी बढ़ रही है मतलब इन अदर वर्ड्स फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली कोरिलेटेड होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकते हैं। क्या यूज है फिर हमारा, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो यूवी एब्जॉर्ब करेंगे उसमें ट्रांजिशन होंगे, तो कौन से, क्योंकि जब मॉलिक्यूल बनता है तो नेचुरली कैसे बनता है, बॉन्डिंग से बनता है। बॉन्डिंग होंगे तो ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे तो वो तो या तो सिग्मा होंगे या पाई होंगे या नॉन बॉन्डिंग होंगे, उसी से कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे ट्रांजिशंस होंगे, एनर्जी जो है डेल्टा ई एब्जॉर्ब जो हमारी होगी। तो इसको फॉलो जब हम करें तो हम देखेंगे कि एब्जॉर्बेंस की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है, नो यूनिट। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्बेंस हमारा एक लॉग, एक रेशियो है। ये हमने देखा बियर-लैम्बर्ट लॉ, उसके लिमिटेशंस, और फिर टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन जो इसमें हमने देखा सिर्फ 4 ही हमारे यूजफुल होते हैं, n to pi star, pi to pi star and n to sigma star and sigma to sigma star, whereas these two, of course, symmetry forbidden according to selection rules. ये types of transition कहाँ ये पाए जाते हैं, इसका देखने के बाद हमने देखा कि conjugation से इसमें क्या फर्क पड़ता है। So that is all for today. Thank you.